नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जैविक कृषि को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सजीवों अर्थात पौधों, पशुओं या मनुष्यों को अपनी शारीरिक संरचना, शारीरिक विकास एवं वृद्धि तथा शारीरिक अंगों की टूट फूट होने पर मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ सभी सजीवों को अपने दैविक गतिविधियों के संचालन के लिए या जैविक प्रक्रम के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है ये पोषक पदार्थों से, राइट, किससे? पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। सभी जीवधारियों को ये जो पोषक पदार्थ हैं ये भोजन के रूप में या आहार के रूप में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। परंतु ये जो भोजन एवं आहार में पोषक तत्व होते हैं ये वृहद या बड़े अणुओं के रूप में होते हैं, जिन्हें जीव सीधे जो है शारीरिक वृद्धि में या टूट फूट की मरम्मत में या ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सजीवों के जो अंग होते हैं वो इन बृहद अणुओं को छोटे या सरल अणुओं में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, राइट। और ये छोटे या सरल अणु वे अणु होते हैं जिन्हें उन सजीवों के द्वारा ऊर्जा के रूप में या फिर शारीरिक वृद्धि या मरम्मत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पूरे के पूरे प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि यहाँ पर भोजन को ग्रहण करना और उस भोजन को अपने जैविक जो है विकास के लिए उसका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो इस तरीके से अगर मुख्य परीक्षा में हमें उत्तर लिखना हो तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कि पोषक पदार्थ, राइट, पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना, शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक अंगों की टूट फूट होने पर मरम्मत के लिए समर्थ बनाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए या जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस तरीके से या इस प्रकार से सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं में, राइट, विभिन्न जैविक क्रियाओं में उस भोजन के उपयोग की विधि को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है, राइट। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जीवों को वृद्धि, विकास एवं सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करना होता है। और वृद्धि एवं विकास के लिए इन पोषक पदार्थों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं उसके उपयोग की विधि को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब हम सजीवों में पोषण की आवश्यकता या महत्व को समझते हैं। और यहाँ से भी ध्यान रहे, यहाँ से भी जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवधारियों में पोषण का क्या महत्व होता है या फिर सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप में यहाँ पर लिखा है, राइट। तो सीधा हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवधारियों द्वारा आवश्यक पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना एवं उन पोषक पदार्थों का उपयोग करने की विधि को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या महत्व क्यों होता है, इसको हम इस बिंदु से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि जीवधारियों को अपने शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, राइट। हमारे शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जो आवश्यक पोषक पदार्थ की उपस्थिति पर ही जो है कार्यों का संपादन करते हैं, राइट। और अगर हमारे शरीर को वो पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो उनकी कमी में वे अंगों या उन अंगों की कार्यविधि में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी और उसकी वजह से हो सकता है रोग भी उत्पन्न हो जाए। तो शरीर के विकास के लिए तथा वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता
होती है और इसके लिए पोषण अति अनिवार्य है। जैसे छोटे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। अगर वो प्रोटीन को ग्रहण नहीं करेंगे और उनका शरीर ग्रहण प्रोटीन का ऑब्जर्व या अवशोषण नहीं करेगा तो उस बच्चे के शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जीवों के विकास एवं वृद्धि के लिए पोषण अनिवार्य होता है। साथ ही साथ शरीर में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में हमारा शरीर निरंतर कई जैविक क्रियाओं का संपादन होता रहता है। श्वसन हो जाएगा, फिर हमारे शरीर की जो दैनिक गतिविधियां हो जाएंगी, उनके संचालन के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। फिर हमारे शरीर में आयु के बढ़ने के साथ साथ कोशिका विभाजन के माध्यम से कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो कोशिकाएं टूट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनकी जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट एवं मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है और ये पोषण की मदद से ही यही हमारे शरीर का, अगर हम देखें, अगर इसको महत्व के रूप में लिखें तो हम सीधा लिख सकते हैं कि पोषण के माध्यम से ही शरीर का विकास एवं वृद्धि होती है। हम विभिन्न जीवधारी पोषण के माध्यम से अपनी जैविक क्रियाओं का संपादन कर पाते हैं। जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, कोशिकाएं एवं ऊतकों का निर्माण होता है और जीवों की जो कोशिकाएं हैं जीव अपनी कोशिकाओं की मरम्मत कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पोषण का महत्व हो जाएगा। अब जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पोषण हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर स्व पोषण हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? पर पोषण हो जाएगा। स्व पोषण और क्या हो जाएगा? पर पोषण हो जाएगा। स्व पोषण का मतलब देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे ही स्व पोषण कहते हैं। और जब जीवधारी अपने पोषण के लिए किसी अन्य पर निर्भर होता है तो उसे ही पर पोषण कहते हैं और इसको हम डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं स्व पोषण या स्व पोषी क्या हो जाएगी? पोषण विधि हो जाएगी। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्व पोषण किसे कहा जाता है। स्व पोषण के प्रकार समझाते हुए उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए या स्वपोषी पोषण क्या होता है समझाइए। तो हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव या सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं, उस विधि को ही क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस विधि को ही क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। तो सीधा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्वपोषण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और दूसरा हो जाएगा रसायन संश्लेषी। तो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं और इनमें स्वपोषण जो है वो पाया जाता है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण की वह विधि होती है जिसमें पौधों को CO2 के अतिरिक्त जल एवं कुछ अकार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो कि स्वपोषण की एक विधि है, इसमें पौधे वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं एवं कुछ अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से
पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है वो स्वपोषण की विधि है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रसायन संश्लेषी। यदि स्वपोषी, राइट, यदि स्वपोषी अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके बनाते हैं, तो यदि रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके स्वपोषी अपना जो है भोजन तैयार करते हैं, तो उस विधि को ही हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो इस तरीके से स्वपोषण जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी और दूसरा क्या हो जाएगा, रसायन संश्लेषी हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, परपोषण हो जाएगा, या इसको ही क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं या विषम पोषी कहते हैं, राइट। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि परपोषण क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो देखिए, परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। उस विधि को ही क्या कहा जाता है, परपोषण विधि कहा जाता है। तो वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं, उसे ही परपोषण कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है, परपोषी जीव कहा जाता है, राइट। और इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण भी कह सकते हैं। तो परपोषण या परपोषी पोषण क्या हो जाएगी, बात एक ही हो जाएगी। अब जो परपोषण होता है या विषम पोषण जो है वो कई प्रकार का होता है, जो कि कई पशुओं में, जंतुओं में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर जो परपोषण है या परपोषी पोषण के विभिन्न प्रकारों को समझते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हो जाएगा परजीवी पोषण हो जाएगा। देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है, देखिए परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है एवं पोषण प्राप्त करता है, राइट। और इस विधि को ही क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, राइट, एवं पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है। और ऐसी पोषण की विधि को क्या कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अमरवेल जिस पौधे पर होती है उसी से ही अपना भोजन या पोषण प्राप्त करती है। साथ ही साथ यहाँ पर मलेरिया परजीवियम, मलेरिया जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, राइट, ये भी क्या करता है, जिस भी होस्ट में रहेगा या जिस भी जीवधारी में प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ये रहेगा, राइट, उसी से अपना पोषण प्राप्त करेगा, राइट। अब जो परजीवी पोषण होता है, परजीवियों को भी हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। तो परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा बाह्य परजीवी और दूसरा हो जाएगा अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब क्या हुआ कि जब परजीवी, राइट, जब परजीवी किसी जीव जंतु के शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अन्य जीवों या अन्य जंतुओं के शरीर के बाहर रहकर उनसे पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं, राइट, उन्हें ही क्या कहा जाता है, बाह्य परजीवी कहा जाता है। जैसे मच्छर हो जाएंगे, खटमल हो जाएंगे या जूं हो जाएंगे, ये हमारे शरीर के बाहर होते हैं और बाहर रहकर ही ये हमारे शरीर से पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, राइट। फिर हो जाएगा अंतः परजीवी। तो ऐसे जीव जो अन्य जीव या अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं और अंदर से ही जो है पोषण प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अंतः परजीवी। जैसे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम का जो परजीवी है, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर से ही क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, और इसकी उपस्थिति में हम बीमार हो जाते हैं या क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो है परपोषण का एक प्रकार हमने देख लिया परजीवी,
जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मृतोपजीवी। तो यहाँ पर मृत शब्द को आप ध्यान में रखना, राइट। तो परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव जो है सड़े गले या मृत जंतुओं से या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे ही मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या मृत जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी कहा जाता है। और ऐसे पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा था कवक, जिनको अपमार्जक भी कहा जाता है, और कुछ क्या कहा जाता है? जीवाणु। तो कवक एवं जीवाणु क्या है? मृतोपजीवी हैं, जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जंतुओं से अपने पोषण प्राप्त करते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो परपोषण है, परपोषण के आधार पर जो सभी जीवधारी हैं उनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो परपोषण के आधार पर जो जीवधारी हैं वो कैसे होते हैं? एक तो कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी, राइट। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सर्वाहारी, राइट। तो इस तरीके से परपोषण के आधार पर जो जितने भी जंतु हैं उनको हम शाकाहारी में, मांसाहारी जंतुओं में और सर्वाहारी जंतुओं में विभाजित कर सकते हैं। और शाकाहारी क्या होते हैं? सीधी सी बात है, देखिए ऐसे जंतु, राइट, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों के कुछ भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी जीव कहा जाता है। और ऐसे पोषण को शाकाहारी पोषण कहा जाता है। जैसे गाय है, घोड़ा है, ये घास के माध्यम से ही जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। या फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो प्राथमिक उत्पादक वर्ग, राइट, ऐसे जीव जो उत्पादक वर्ग से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, या फिर हरे पेड़ पौधों के कुछ भाग जैसे फल, फूल और पत्तियां खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? शाकाहारी जीव। और ऐसे पोषण को शाकाहारी पोषण कहते हैं। क्लियर? फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मांसाहारी पोषण। तो देखिए ऐसे जीव, या फिर हम ये कहें कि जीव जो कि अन्य जीवों के मांस को खाकर अपना पोषण करते हैं, उसे उन जीवों को मांसाहारी तथा ऐसे पोषण को मांसाहारी पोषण कहा जाता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा? शेर या बाघ ये अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं और उनके मांस को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो शेर और बाघ जो है वो मांसाहारी हुई और ये पोषण जो है वो मांसाहारी पोषण कहलाएगा। फिर हो जाएगा सर्वाहारी पोषण। तो जीव जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधों से तथा अन्य जंतुओं के मांस को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को सर्वाहारी तथा इस प्रकार के पोषण को सर्वाहारी पोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा मनुष्य। अब हम पौधों में पोषण पढ़ते हैं, राइट। तो हमें पौधों में, पादपों में और मनुष्यों में पोषण पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पौधों में पोषण को। पौधों में पोषण से क्या तात्पर्य हुआ? पौधों के द्वारा पोषण, पौधों के द्वारा भोजन को बनाकर उसका शरीर के विकास, शारीरिक संरचना एवं कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए उसके उपयोग करने की विधि को ही क्या कहा जाता है? पौधों में पोषण कहा जाता है। तो पौधों के द्वारा पोषण को बनाकर उसका वृद्धि एवं विकास में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पौधों में पोषण कहलाता है। और पौधे जो हैं, पौधों में पोषण 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखें, अधिकांशतः जो पौधे होते हैं उनमें स्वपोषण होता है, परंतु कुछ जो पौधे होते हैं, राइट, उनमें क्या होता है? परपोषण होता है। तो हम यहाँ पर पौधों में पोषण को यहाँ पर समझते हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? देखिए, पौधों में पोषण की वह विधि जिसमें
पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो पौधों में पोषण की वह विधि जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, स्वपोषण कहा जाता है। और स्वपोषण भी फिर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा और रसायन संश्लेषी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को, राइट। तो देखिए जो अधिकांश पौधे होते हैं, अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के माध्यम से अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार करते हैं। और इसके लिए पौधों में हरित लवक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से ही जो है वो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो पौधे स्वपोषी होते हैं और पौधे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल वर्णक की मदद से ही जो है अपना भोजन या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें पौधों में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम इस सूत्र के द्वारा देख सकते हैं, राइट। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और इसके लिए पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। तो पौधों की पत्तियों की रंध्र के माध्यम से पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ जो पौधे हैं वो जड़ों के माध्यम से भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं और उस जल को फिर जो जाइलम संवहन ऊतक होता है वो पत्तियों तक पहुंचाता है। तो पत्तियों रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को और जल के अवशोषण से जो जल, राइट, और इसके साथ ही तो इस तरीके से पत्तियों तक कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल पहुंच जाता है। अब जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, राइट, और क्लोरोफिल वर्णक के साथ, तो क्लोरोफिल या जिसको हम क्या कहते हैं पर्णहरित की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के माध्यम से जो पादप हैं वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12 और क्या हो जाएगा, O6 हो जाएगा। और साथ ही साथ वो वायुमंडल में क्या विमुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं, राइट, जो जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं, अब स्थलीय पौधे तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, अपने रंध्रों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। वही जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में घुली हुई, पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर देते हैं, राइट। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से ये अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब ये भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे हैं वो जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर देते हैं और जड़ें फिर जाइलम संवहन ऊतक के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, राइट। साथ ही साथ फिर जब भोजन तैयार हो जाता है तो जो फ्लोएम है और अन्य जो जितनी भी कोशिका होती हैं या संवहन ऊतक होते हैं उस भोजन को पेड़ या पौधों के अन्य अंगों तक जो है पहुंचाया जाता है। ये जो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ये 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से 11 नंबर का जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है, राइट। पहली अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्रकाश रासायनिक क्रिया। फिर दूसरी क्या हो जाएगी, रासायनिक प्रकाशहीन क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहली हो जाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधों के हरित लवक के जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है।
तो ये क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है और ग्रेना भाग में संपन्न होने वाली प्रकाश रासायनिक क्रिया को ही क्या कहते हैं, हिल अभिक्रिया कहते हैं। और हिल अभिक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसी अभिक्रिया में जल का क्या होता है, अपघटन होता है, राइट। और जल के अपघटन से ही क्या होगा, हाइड्रोजन बनेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो हिल अभिक्रिया में ही जल का अपघटन होता है जिससे हाइड्रोजन आयन प्लस का ऑक्सीजन क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। क्लियर। अब दूसरी हो जाएगी रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। तो जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया है यह है पौधे के हरित लवक के जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कौन से, स्ट्रोमा भाग में होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है जिसको हिल अभिक्रिया कहते हैं। और जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया है ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है, राइट। और इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो हिल अभिक्रिया में जल का अपघटन होता है जिससे हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे शर्करा या फिर क्या होता है, स्टार्च निर्मित होता है, राइट। तो ये पूरी हो जाएगी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं रसायन संश्लेषी, राइट। तो रसायन संश्लेषी क्या होती है, देखिए यदि स्वयंपोषी पौधे रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, रसायन संश्लेषण कहा जाता है, या इस प्रक्रिया को ही रसायन संश्लेषी प्रक्रिया कहा जाता है। अब दूसरी हो जाएगी यहाँ पर परपोषण। तो पौधों में हम यहाँ पर परपोषण को समझते हैं। तो देखिए पोषण की वह विधि जिसमें पौधे स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि भोजन के लिए दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो पौधों में पोषण की वह विधि जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाती है, परपोषण कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमरवेल हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि अमरवेल एक ऐसी वेल होती है जो कि पीले रंग की होती है और ये किसी भी जो है नॉर्मली एक तरीके से अगर हम देखें तो जैसे ही ये किसी भी पेड़ पर अमरवेल होती है ये बहुत तेजी से क्या करती है, ग्रोथ करती है, क्योंकि अमरवेल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, ये जिस भी पेड़ के ऊपर होती है उसी से अपना भोजन या पोषण जो है वो प्राप्त करती है। तो यहाँ पर जो है अमरवेल में परपोषण पाया जाता है। वैसे कीट भक्षी जो पादप होते हैं ये भी पादप होते हैं, इनमें भी परपोषण पाया जाता है। और कुछ क्या हो जाएंगे, सहजीवी पादप हो जाएंगे, इनमें भी परपोषण पाया जाता है। तो अमरवेल को हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कीट भक्षी पादप। तो कीट भक्षी पादप क्या होते हैं, देखिए कीट भक्षी पादप ऐसे पादप होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, उन पौधों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। और ये पादप सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन एवं नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो जो कीट भक्षी पादप होते हैं ये अपनी नाइट्रोजन जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो ये उन कीटों से ही नाइट्रोजन जैसी जो है अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके लिए होता क्या है कि जो कीट भक्षी पादप होते हैं, राइट, कीट भक्षी जो पादप हैं इनकी पत्तियां घड़ेनुमा आकृति में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और उस घड़ेनुमा आकृति में जो ऊपर की कोशिकाएं होती हैं वो काफ़ी चमकीली होती हैं जो कि कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ही कीट आकर्षित होकर उस घड़े में प्रवेश करते हैं, उनमें फंस जाते हैं, तो कीट जो है जब इन घट में जो घड़ा है उसमें फंस जाता है या रोमों में फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित जो पाचक रस हैं
उनकी मदद से ये जो पौधे हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे वीनस फ्लाई क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और सन ड्रू हो जाएगा। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्रू ऐसे कीटभक्षी पादप हैं जो कि अपनी पोषण आवश्यकताओं को कीटों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप समझते हैं यहाँ पर सहजीवी पादप। सहजीवी पादप क्या होते हैं? देखिए, जब दो विभिन्न प्रजातियों के पादप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें ही सहजीवी पादप कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि दो विभिन्न प्रजाति वाले पादप, राइट, दो विभिन्न प्रजाति पादपों के बीच में नजदीकी घनिष्ठ संबंध को ही सहजीविता कहा जाता है। और ऐसे पादपों को ही क्या कहते हैं, सहजीवी पादप कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन कवक एवं शैवाल की सहजीविता को प्रदर्शित करता है। और लाइकेन में होता क्या है कि देखिए, जो लाइकेन में कवक और शैवाल की सहजीविता होती है, इसमें जो कवक होता है, कवक शैवाल को आवास प्रदान करता है, जल प्रदान करता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कवक शैवाल को आवास, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। और शैवाल चूंकि इनमें हरित लवक होता है, राइट, पर्ण हरित पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो शैवाल अपने द्वारा निर्मित जो है भोजन को, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को कवक को क्या करता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है शैवाल कवक को संश्लेषित खाद्य पदार्थ प्रदान कर रहा है और कवक जो शैवाल है उसको आवास, जल एवं पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा पौधों में परपोषी क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पौधों में जो है, पौधों में पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो पौधों में स्वपोषण होता है और स्वपोषण भी दो प्रकार का हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण हो जाएगा। फिर पौधों में परपोषण भी होता है, राइट, और परपोषण में एक हमने अमरवेल का उदाहरण देखा, फिर दूसरा कीटभक्षी पादपों का देखा और तीसरा क्या हो जाएगा, सहजीवी संबंध को हमने यहाँ पर समझ लिया है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा पादपों में क्या हो जाएगा, पौधों में पोषण हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं पशुओं में पोषण को। तो देखिए, चूंकि अधिकांश जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ या स्वपोषी होते हैं। वहीं जो पशु होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, अर्थात पशुओं को हेट्रोटॉप्स भी कहा जाता है। तो पशु जो कि हेट्रोटॉप्स होते हैं ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, राइट, जैसे पौधों या जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो पशु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और जो जितने भी जानवर हैं या जंतु हैं उनकी भोजन की आदतों के आधार पर उनको तीन भागों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो केवल और केवल हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, जो अन्य जंतुओं के मांस से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको मांसाहारी, और जो शाकाहारी अर्थात पेड़ पौधे तथा मांस दोनों से अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है। चूंकि पशुओं में भोजन जो है वो दूसरी जगह से ग्रहण किया जाता है और मैंने बताया है कि जो भोजन होता है जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं जो कि क्या होता है, बृहद अणुओं में होता है, और इस बृहद अणु को जो है जंतु सीधे ऊर्जा के रूप में या अपने शारीरिक वृद्धि के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी जंतुओं में, राइट, किन में, जंतुओं में बृहद अणुओं को छोटे या सरल अणुओं में तोड़ने के लिए एक विकसित क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। और ये जो पोषण की प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से इन 5 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है। तो पशुओं में पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण हो जाएगा, फिर पाचन होगा, फिर उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, फिर उसका क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, और अंत में जो
अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको मल के रूप में क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो सभी पशुओं में या सभी जंतुओं में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग, इन 5 चरणों में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, जिसमें हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ से सीधा 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं में या जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। राइट, तो हम यहाँ पर पहला समझते हैं अंतःग्रहण, राइट, जिसको इंजेक्शन कहा जाता है। राइट, तो अंतःग्रहण क्या होता है, देखिए अंतःग्रहण पशुओं में पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो भोजन है या पेय पदार्थ है या कोई अन्य पदार्थ है, राइट, तो भोजन, पेय पदार्थ या किसी अन्य पदार्थों को अवशोषित करके शरीर में ले जाया जाता है। राइट, और हर एक जंतु में किसी भी भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की क्या होती है, अलग अलग विधि होती है। राइट, तो प्रत्येक जंतु अपने शारीरिक अंगों की मदद से जो भी भोज्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है या अन्य पदार्थ है, उसको अवशोषित करके अपने शरीर में ले जाते हैं या ग्रहण करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंतःग्रहण कहा जाता है। अब जो भोजन है वो उस जंतु के शरीर में प्रवेश कर चुका है। राइट, जहां पर जो पाचक अंग होते हैं, राइट, तो जब भोजन जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो पाचन प्रक्रिया के माध्यम से जो अघुलनशील अणु होते हैं, राइट, ये जो बृहद अणु होते हैं उनको छोटे या सरल अणु एवं घुलनशील अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया में जब भोजन जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर अघुलनशील अणुओं या बृहद या बड़े अणुओं को छोटे एवं घुलनशील अणुओं में तोड़ दिया जाता है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर पाचन कहलाती है। क्लियर। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अवशोषण। तो देखिए अवशोषण पशुओं में पोषण की वह विधि होती है जिसमें जैसे ही अघुलनशील एवं बड़े अणु घुलनशील छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो इनका शरीर के अंगों के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए हमारी छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं जो कि पचे हुए भोजन को क्या कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो हुआ अंतःग्रहण। फिर जब भोजन हमारे अंदर, राइट, छोटी आंत है या अमाशय में उसका पाचन होता है, राइट, डाइजेशन होता है, तो वो पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी, और जब पाचन हो जाता है तो हमारी छोटी आंत में ही जो रसांकुर होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। राइट, और उसका अवशोषण करके रक्त प्रवाह में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन आंत की दीवारों से जो है अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में जो है वो सम्मिलित हो जाता है, वही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। राइट, तो जंतुओं में रक्त प्रवाह के माध्यम से फिर ये विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा। अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर फिर इस भोज्य पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे ऊर्जा क्या होगी, निर्मित होगी। राइट, चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वांगीकरण की हो जाएगा। तो स्वांगीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें अवशोषित जो भोजन है वो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। राइट, और ये कोशिका के जो है ग्रहण किया जाता है। राइट, और कोशिका में जो श्वसन स्थल होता है, कोशिका जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का श्वसन स्थल होता है, वहीं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है शारीरिक जो जैविक क्रियाएं हैं उनके संचालन में किया जाता है। साथ ही इसी से वृद्धि और मरम्मत के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। अब आखिरी में हो जाएगा यहाँ पर मलत्याग।
तो देखिए, जब जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें से पचे हुए भोजन का तो स्वांगीकरण हो जाता है, बचा हुआ जो भोजन होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसको ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और लगभग जितने भी जंतु होते हैं उनमें यही प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। थोड़ी बहुत हर एक जो है जंतु में थोड़ी बहुत क्या होता है, अंतर पाया जाता है, परंतु जंतुओं में जो है इसी प्रकार का क्या होता है, पोषण होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पादप है, पादप में क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो पशु है, पशुओं में, तो साधारण पशुओं में हम यहाँ पर पोषण को समझते हैं। तो अगर हम देखें तो जो अधिकांश है, अधिकांश पशुओं में या अधिकांश जंतुओं में इन्हीं 5 चरणों में पोषण होता है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में अमीबा की पोषण विधि पूछी जा सकती है, तो उसको समझते हैं। अमीबा किस में आता है, साधारण पशुओं में, राइट। तो अमीबा और पैरामीशियम, तो साधारण पशुओं में पोषण की विधि। सबसे पहली चीज तो साधारण पशु कैसे कहते हैं, देखिए ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, साथ ही साथ जिनका शरीर बिल्कुल क्या होता है, सरल होता है, सुकाय होता है, उनको ही साधारण पशु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दो बहुत ही सरल एक कोशिकीय क्या है, जंतु होते हैं। और इन एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण की जो सभी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका द्वारा क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु हैं जिनमें पाचन की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं, जिनको हम यहाँ पर उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में अमीबा में पोषण विधि पूछी जा सकती है, तो हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है जो कि सरल जीव है, अर्थात इसका शरीर जो है वो एक कोशिका से क्या होता है, निर्मित होता है। तो अमीबा का शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है, साथ ही साथ इसकी आकृति भी क्या होती है, अनियमित होती है। अमीबा अपने समीप जो छोटे पौधे हैं या छोटे जानवर हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जो कि पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं, जिसमें वह रहता है। तो जहाँ पर अमीबा रहता है उसके आसपास जो भी छोटे जानवर हैं या छोटे पौधे हैं जो कि उसके आसपास तैरते हैं, उनको ही अमीबा क्या करता है, ग्रहण करता है। और अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अब अमीबा में जो पाचन है अमीबा में पाचन के भी कितने चरण होंगे, 5 चरण होंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण हो जाएगा। तो इसमें शब्दों को आप याद रखना। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही अमीबा को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई सूक्ष्म जीव या कोई सूक्ष्म पौधा है, तो ऐसी स्थिति में अमीबा अपने चारों ओर जो स्यूडोपोडिया नामक अस्थायी उंगलियां होती हैं, ये नाम आप याद रखना। तो जैसे ही अमीबा को आभास होता है कि उसके आसपास में भोजन है, उसके चारों ओर जो स्यूडोपोडिया नामक अस्थायी उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों का जो है, उन उंगलियों के माध्यम से अमीबा उस भोजन को क्या करता है, पकड़ता है, और पकड़कर उसका क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, राइट। और अमीबा के अंदर जो एक क्या होती है, आहार रिक्तिका होती है, जिसमें क्या होता है, वो भोजन को पहुंचाता है, राइट। और इसमें थोड़े से पानी के साथ में जो है वो क्या होता है, घेर लिया जाता है। तो इस तरीके से अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही अमीबा को एहसास होगा, उसके जो स्यूडोपोडिया है, राइट, स्यूडोपोडिया जो कि अस्थायी उंगलियां होते हैं, इनसे ये भोजन को क्या करता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के उसके अंदर एक क्या होती है, आहार रिक्तिका, जो कि क्या है, एक अस्थायी पेट होता है, उसमें वो भोजन को रखता है और उसको जल से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अंतःग्रहण की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर होगा पाचन, राइट। तो अमीबा में जो पाचक एंजाइम होते हैं वो किस में पाई जाती है, आहार या भोजन रिक्तिका में। ध्यान रखें, भोजन रिक्तिका अमीबा का एक अस्थायी पेट होता है। तो अमीबा में जो भोजन रिक्तिका है,
उसमें पाचक एंजाइम की मदद से भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन को छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, अवशोषण होता है। तो पचने वाले जो सरल और घुलनशील अणु होते हैं उनको भोजन रिक्तिका से बाहर निकलने वाले वातावरण में जो है वो प्रवेश कराया जाता है, या फिर हम ये कहें कि भोजन रिक्तिका से जो पचा हुआ भोजन है वो बाहर वातावरण में आ जाता है, राइट। और वातावरण में जैसे ही आता है तो उसका फिर अमीबा के द्वारा स्वांगीकरण किया जाता है, अर्थात वह वातावरण में जो भी खाद्य सामग्री होती है या पचा हुआ जो सामग्री होती है उसका उपयोग अमीबा श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है और कोशिका के भागों को या अन्य कोशिका के जो अंग हैं उनको बनाने के लिए उसका उपयोग करता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। क्लियर। फिर हो जाएगी कौन सी, उत्सर्जन की। तो जब स्वांगीकरण हो जाता है तो जो शेष अपचित भोजन होता है उसको कोशिका की सतह पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो अपचित भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने इस तरीके से जो सरल अणु है, राइट, साधारण पशुओं में पोषण, जिसमें हमने अमीबा में जो है हमने पोषण पढ़ लिया है, लगभग ऐसा ही जो पोषण की विधि है वो पैरामीशियम में ही पाई जाती है। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर घास चरने वाले जंतुओं में पोषण। इनमें भी चूंकि पोषण की विधि क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। देखिए अधिकांश जंतुओं की, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मैक्सिमम जंतुओं में जो पोषण की विधि होती है वो इन 5 चरणों में होती है, राइट। थोड़ी सी डिफरेंट किस में होती है, साधारण पशुओं में जैसे अमीबा और पैरामीशियम में। अब हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो घास चरने वाले जंतुओं में होता है। तो घास चरने वाले जंतुओं में जो है पोषण कैसा होता है, देखिए घास चरने वाले जंतु या एक तरीके से जुगाली करने वाले जंतुओं में भी पोषण इन्हीं 5 विधियों से होता है। बस एक छोटा सा क्या होता है, अंतर होता है। उस अंतर को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, राइट, जितने भी जुगाली करने वाले जंतु हैं जैसे गाय है, भैंस है, राइट, ये जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये बहुत तेजी से भोजन को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, राइट। तो जुगाली करने वाले जो जंतु हैं जैसे गाय है, भैंस है, राइट, ये बहुत ही तेजी से भोजन को अंतःग्रहण करते हैं या उसको खा लेते हैं, और खा के क्या होता है, दूसरी प्रक्रिया में पाचन होता है। लेकिन इनमें पाचन तुरंत के तुरंत ना होकर ये रूमेन में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, राइट। और रूमेन में जो पाचित घास होता है उसको क्या कहा जाता है, कण कहा जाता है। तो जुगाली करने वाले या घास करने वाले जो जंतु हैं वो घास को जल्दी जल्दी खाकर अपने रूमेन में एकत्रित कर लेते हैं और इसे क्या कहा जाता है, कण कहा जाता है। फिर जब वो पूरे भोजन को एक साथ क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, राइट, या उसका अंतःग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात रूमेन में से जो कण है, राइट, वो कुछ समय बाद जंतु के मुंह में क्या होता है, वापस आता है, राइट। तो सबसे पहले जो भोजन को वो जल्दी जल्दी रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो रूमेन में भोजन होता है उसको कण कहते हैं। तो ये जो कण है कुछ समय पश्चात जब जानवर जो जुगाली करने वाले जानवर फ्री होते हैं तो वो कण को अपने मुंह में क्या करते हैं, पुनः लेकर आते हैं, और मुंह में उसके बाद में जो है जंतु के मुंह में वापस आता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, चबाया जाता है। अर्थात एक्चुअल जो पोषण की पाचन की प्रक्रिया है वो अब शुरू होती है। तो जैसे ही जंतु के मुंह में वापस आता है, जंतु कई घंटों तक उसको चबाते हैं या जिसको बोलते हैं रौंथते हैं। तो उस भोजन को बारीक टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं और फिर उसका क्या होता है, जो है पाचन शुरू होता है। तो इस तरीके से जंतु के द्वारा चबाया जाता है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहता है, जुगाली करना या रूमिनेशन कहा जाता है, राइट। फिर जो भोजन है वो पाचन अंगों में जाता है, जहां पर भोजन का जब पाचन पूरा हो जाता है तो फिर उसको अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद में मल के रूप में उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है,
राइट। इस तरीके से जुगाली करने वाले जंतुओं में या घास खाने वाले जंतुओं में पोषण होता है। यहाँ पर घास में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज होता है, राइट। और इसी सेलुलोज के पाचन के लिए जंतुओं में कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं, और जब जुगाली करते हैं तो इनके मुंह से जो है मीथेन गैस भी निकलती है। तो ये एक छोटा सा अंतर था घास खाने वाले जंतुओं में। अब हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य में पोषण, राइट। तो मनुष्य में पोषण से क्या तात्पर्य है, सीधी सी बात है। तो मनुष्य में पोषण से तात्पर्य है उस संपूर्ण प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो मनुष्य है वो भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और फिर उस भोजन ग्रहण भोजन है उसके पाचन से उसका प्रयोग अपने शारीरिक विकास, राइट, कोशिकीय वृद्धि में करता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मनुष्य में पोषण कहा जाता है। चूंकि मनुष्य भी क्या है, एक जंतु है, राइट। तो मनुष्य में भी जो जंतुओं के समान या पशुओं के समान पोषण की जो है प्रक्रिया पाई जाती है, और मनुष्य में भी जो पोषण है या एक तरीके से जो पाचन है, तो मनुष्य में भी पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला हो जाएगी अंतःकरण, फिर दूसरा हो जाएगा पाचन, और तीसरा हो जाएगा अवशोषण, चौथा हो जाएगा स्वांगीकरण, और पांचवा क्या हो जाएगा, मल त्याग हो जाएगा, राइट। अब चूंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, शरीर की संरचना भी है, राइट। शरीर की संरचना है, फिर शरीर के क्या हो जाएंगे, अंग तंत्र हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कार्य विधि हो जाएगी, राइट। इसीलिए अब जो मनुष्य में जो पाचन की पूरी प्रक्रिया है बहुत ही डिटेल, उसको हम सीधा एक लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया है या फिर हम देखें तो मनुष्य की जो पोषण प्रक्रिया है वो हम उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। उसको कारण क्या है कि वो जो है हम शरीर की जब संरचना पढ़ेंगे तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो हर एक अंग तंत्र है, अंग तंत्र में हम शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भी पढ़ लेंगे, राइट। शरीर के महत्वपूर्ण अंग पढ़ लेंगे, और अंगों के माध्यम से अंग तंत्र पढ़ेंगे तो आपको शरीर की संरचना भी पता चल जाएगी, अंग तंत्र का भी पता चलेगा, और वो अंग तंत्र मिलकर कैसे कार्य करते हैं। तो ये तीनों को अगर हम एक तरीके से देखें तो इन तीनों का जो है हम एक साथ पढ़ेंगे। अर्थात आने वाले लेक्चर में जो हमारे शरीर के अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, राइट, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे आप अंग भी पढ़ लेंगे, कार्यविधि भी पढ़ लेंगे, शरीर की संरचना भी पढ़ लेंगे, और मनुष्य में जो पाचन है वो हम वहीं पर जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।